सुप्रभात बच्चों। आज हम हिमालय की बेटियां पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 3 के भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने यह जाना था कि लेखक नागार्जुन ने हिमालय और नदियां दोनों का ही मानवीयकरण किया है। इनका मानवीयकरण करते हुए कवि ने हिमालय को नदियों के पिता बताया है और नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। आज हम पाठ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी मुझे कुछ झिझक नहीं होती है। बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि ये जो नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं और हिमालय इनको पुत्री के समान ही स्नेह देता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे किसी भी रूप में अपने माँ बाप की गोद में बेहिचक होकर खेलते हैं, उसी प्रकार यह नदियां भी हिमालय की गोद में स्नेह पाती हैं। लेखक का कहना यहाँ पर यह भी है कि जो व्यक्ति पहाड़ में रहते हैं उन पहाड़ी आदमियों के लिए इनका यह रूप आकर्षक नहीं होगा, यानी कि उनके लिए कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि वह व्यक्ति तो इस रूप को हमेशा ही देखा करते हैं। लेकिन जो लोग मैदान में रहते हैं जैसे कि लेखक, तो उनके लिए यह विचित्र अवश्य होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी नदियों को इस रूप में नहीं देखा होगा। और हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी झिझक नहीं होती, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो ये नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं और जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो इन दोनों का ही सुंदर मानवीयकरण करते हुए लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री का हाथ अपने दामाद के हाथ में देकर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार हिमालय ने भी अपनी इन बेटियों को समुद्र के हाथ, अपने दामाद के हाथ सौंप दिया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। बच्चों, कालिदास संस्कृत के महान कवि हैं। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे महाकाव्य लिखे हैं। इन काव्यों में इन्होंने प्रेमी और प्रेमिका के रूपों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर जिस मेघदूत की बात की जा रही है उसमें यक्ष और यक्षिणी, यक्ष प्रेमी है और यक्षिणी प्रेमिका, और वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तो बच्चों, यहाँ पर जो मेघदूत इस काव्य का नाम है उसमें यह बताया गया है कि जो यक्ष है वो बादल के माध्यम से अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तुम भी अपने प्रेम का बच्चों, जैसा कि हमें पता है जो बादल होते हैं वो बादल होते हैं वह पानी से भरे हुए होते हैं और वर्षा के रूप में बरसते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अपने प्रेम का प्रतिदान, अर्थात तुम भी अपने जल की जो एक बूंद है या 2 बूंद है या थोड़ी सी जो बूंदे हैं वो उस वेत्रवती नदी में टपकाते जाना, जिससे उसे तुम्हारे प्रेम का भी पता लग जाए। तो यहाँ पर लेखक ने बादल का भी और वेत्रवती नदी का भी सुंदर मानवीयकरण किया है। अब उन्होंने आगे कहा है कि जो ये कवि हैं, इन्हीं के जैसे बहुत से और भी कवि हैं जिनको नदियों का सचेतन रूपक रूप पसंद था, यानी कि जो उन्हें मनुष्य के रूप में देखना चाहते थे या मानव के रूप में देखना चाहते थे। उसी प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में इनका वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि जैसे कि कोई नदियों को पहाड़ में देखेगा और उसके बाद समतल मैदान में देखेगा, तो उसके लिए यह बहुत ही विचित्र होगा, क्योंकि नदियां जो है वो हिमालय से निकलती हैं और जब ये मैदानों में बहती हैं तो अलग अलग होकर बहती हैं। तो
किसी भी व्यक्ति के लिए इन्हें देखना थोड़ा विचित्र सा ही होगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता अर्थात लोगों की, सभी की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग जो कि तिब्बत में स्थित है की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। लेखक ने नदियों को माता कहा है। जिस प्रकार कोई भी माता अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को स्नेह देती है, वैसे ही ये नदियां सभी को स्नेह देती हैं। बच्चों, आपने अपने इतिहास विषय में पढ़ा होगा कि बहुत सारी नदियों के किनारे बहुत सी सभ्यताएं विकसित हुई। जैसे सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता। अगर ये नदियां ना होती तो ये सभ्यता भी कैसे विकसित होती, है ना। उसी प्रकार लेखक ने कहा कि अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में भी देखें तो भी क्या हर्ज है। और यदि हम इसको बहन मान लें, जिस प्रकार कोई भी बहन अपने भाई की कोई भी मुश्किल चुटकियों में खत्म कर देती है, उसी प्रकार जो ये नदियां हैं यह भी सभी के ऊपर उपकार करती हैं। एक समय की बात लेखक ने बताई है कि जब वह तिब्बत में गया था और वहां पर उसकी तबीयत कुछ ढीली थी और उसका मन जो था वो कहीं लग नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, सतलुज नदी के किनारे वह जाकर बैठ गया और दोपहर का समय था। उसने जो अपने पैर थे वो पानी में लटका दिए। थोड़ी देर में प्रगतिशील जल ने उस पर असर डाला, अर्थात कि जो जल ठंडा ठंडा बह रहा था उसने उसके पैरों के साथ साथ उसके मन पर और दिमाग पर भी अपना असर करना शुरू करा और उसका मन ताजा होने लगा। उसी समय उसने यह गीत गाया जो कि सतलुज के लिए था कि हे बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो लीला है वह बहुत ही अलग है। तुम्हारा जो मन, तुम्हारी जो छटा है, यानी कि तुम्हारी जो छवि है, रूप है तुम्हारा, उस पर मैं बलिहारी जाता हूं। उसको देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। तुम बेटी, यह बाप, तुम हिमालय की बेटी हो और यह तुम्हारा पिता है। यह तुम पर चिंतित है क्योंकि तुम इससे दूर आ रही हो, पर यह चुपचाप भी है। और प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो हिमालय है वह इस प्रकृति का एक अनुपम सौंदर्य है। और बहन सतलुज तुम्हारी जय हो। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको यह पोहाक ना समझ में आए तो इसको पूरा समझने के लिए आप भाग 1 भी देखें और उसी के आधार पर आप दिए गए प्रश्न हल करें। दिए गए प्रश्नों को हल करने के बाद आप मुझे यह कार्य शाम 7 बजे तक भेज दें। धन्यवाद।